हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस 23 अगस्त 2024 का पेपर। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट 1 का डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करती हूँ तो लेट पी बी इट्स it is a hot day and Q B the temperature is 48 degree Celsius. So what is the simplest sentence meaning of this? ठीक है। तो आपको यहाँ पर मतलब गिवन है और आपको बताना है कि ये क्या डिफाइन कर रहा है। तो इट इज नाइदर हॉट डे और नॉट टेम्परेचर इज 48 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स लगा है और कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है नेगेटिव, और नाइदर और नॉर इज अवर नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी। ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे आप अरेंज करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लो कि आपके पास एक फाइल है तो आप उसको ओपन करोगे, क्लियर। फिर आप क्या करोगे, उसमें कोई एरर है वो चेक करोगे। ठीक है। उसके बाद आप रीड फ्रॉम राइट, रीड या राइट आपको जो भी करना होगा उस फाइल से करोगे और फिर आप उस फाइल को क्लोज कर दोगे। तो सबसे सिंपल टेक्निक है। आप जब तक फाइल को ओपन नहीं करोगे तब तक आप उसमें एरर को चेक नहीं कर सकते। दैट्स वाई कि आवर फर्स्ट स्टेप इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, अगेन सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम सिंप्लीफाइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग कर्नऑफ मैप। ठीक है। के मैप का क्वेश्चन है, आपको मोस्टली सॉल्व करने को दिया जाता है, लेकिन इन दिस केस आपको सीक्वेंस बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि आप कर्नऑफ मैप को ड्रॉ करोगे। मैंने आपको सिखाया है, हम इस टाइप से कर्नऑफ मैप को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। आप उसके अंदर नंबरिंग करते हो, आप ऑलरेडी लिखते हो। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप आपकी हो जाएगी ट्रांसफर द ट्रुथ वैल्यूज टू द कर्नऑफ में। आप जानते हो आप उसमें वैल्यूज पुट अप करोगे, है ना। जैसे हमने 0 1 2 लिखते हैं और फिर आप उसके अंदर वैल्यू पुट अप करते हो अकॉर्डिंग टू सॉप और पॉस्ट फॉर्म। ठीक है। तो हमने हमारी ट्रुथ टेबल में वैल्यूज ट्रांसफर कर दी। नाउ थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी, द आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ लार्जेस्ट कलर क्लस्टर ऑफ वंस और जीरोस, है ना। तो हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, है ना, क्लस्टरिंग करेंगे। आप जानते हैं हम इसे बनाते हैं कुछ। फिर क्या करेंगे, राइट द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम ग्रुप क्लस्टर। तो यही जो ग्रुप क्लस्टर है जो हमने बनाए हैं, इनसे आप क्या करोगे, बुलियन एक्सप्रेशन को लिखोगे। दिस इज अबाउट द सीक्वेंस ऑफ कर्नऑफ मैप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम का, जहां पर आपको कंप्यूटर सिस्टम्स गिवन है और आपको उनके वर्किंग और आउटपुट गिवन है। ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भी दे दूंगी। हाफ एडर की हम बात करते हैं। तो हाफ एडर इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ 2 बिट्स, है ना। जहां पर हम एडिशंस करते हैं। इट प्रोड्यूस सम, एक जो एक इसकी जो कॉलम होगी वो सम की होगी और एक जो होगी वो कैरी बिट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं 2 बिट एडिशन सर्किट से मैच कर सकते हैं हम हाफ एडर को। ठीक है। डिकॉर्डर की बात करते हैं तो डिकॉर्डर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैव कन्वर्ट द बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन, एन से एन इनपुट से कितना बनाता है, 2 की पावर n आउटपुट। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ डिकोडर। तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डिकोडर आपको इससे याद रखना है कि यहाँ पे मल्टीपल एन मतलब लाइन्स हो सकती हैं, और कितनी मैक्स टू मैक्स लाइन्स हो सकती है, 2 की पावर n। ठीक है। रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर इज स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज, आप जानते हैं, लेकिन सबसे फास्टेस्ट होता है एज ए पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। जहां पर हम जो टेम्पररी मेमोरी स्टोर करते हैं, डेटा हमारा टेम्पररी रनिंग करता है। दैट्स वाई कि हम इससे इसको मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड से। ठीक है। मेन मेमोरी की बात करते हैं तो मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रैम, वी कैन से दैट रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका यूज हम करेंटली वर्किंग के लिए यूज करते हैं। जहां पर हम जैसे करेंटली इसको हम किसी डेटा पे वर्क कर रहे हैं तो हमारी रैम मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। जो कि किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और अगेन आपको दे रखा है मैच द सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, आई थिंक, हाँ ठीक है। आपको उनके एक्सिस टाइम के हिसाब से स्लोवेस्ट से फास्टेस्ट पे और जमाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मैंने अभी आपको बताया कि रजिस्टर होगा, तो दिस इज 5th नंबर। ठीक है। अब सबसे स्लोवेस्ट क्या होगा, तो आपको आप जानते हो मैग्नेटिक टेप सबसे स्लोवेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। थर्ड पे आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क।
क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क बहुत पहले के टाइम पे यूज किए जाते थे। नाउ आप जानते हैं रजिस्टर से पहले हम मेन मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अगर आपको सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं यहाँ पर, और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर, तो प्रोग्राम काउंटर कीप्स द ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पीसी जो है वो यूज करता है नेक्स्ट रजिस्टर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्यूमुलेटर होल्ड्स आउटपुट ऑफ एएलयू, है ना। एक्यूमुलेटर है जो एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपको आउटपुट देगा वो कौन स्टोर करके रखेगा, एक्यूमुलेटर। इसके नाम में ही ए है तो आप थोड़ा सा इसको इससे याद रख सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट बी एंड सी। तो व्हाट अबाउट बी एंड डी, व्हाट अबाउट द बी, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो दिस इज रॉन्ग। एंड प्रोग्राम काउंटर कीप द ट्रैक ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो अगर मैं ए ऑप्शन ए को करेक्ट बोल रही हूँ तो डी वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, आप थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है, इट इज नॉट करेक्ट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम होता है करेंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना, ना कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना, ठीक है। एक्यूमुलेटर होल्ड आउटपुट, ये मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी करेक्ट है ना। प्रोग्राम काउंटर कीप द ट्रैक ओनली फर्स्ट, बिल्कुल नहीं है ना। प्रोग्राम काउंटर जो है वो कंटिन्यूसली कीप ट्रैक द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दैट्स वाई कि यहाँ पर सब अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन गिवन है। आपको बताना है कि कौन सी लेयर कौन सा काम करती है। मैंने आपको बताया बिट्स कौन करती है, फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल एड्रेस हम डेटा लिंक लेयर, फिजिकल एड्रेस मतलब मैक, मैक की बात कर रहे हैं, मैक एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पर। आईपी एड्रेस आप जानते हैं, नेटवर्क लेयर पे हम बात करते हैं इसको, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे बात करते हैं, और सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसमें कि आप इसको एस से याद रख सकते हो, बिट्स को आप आई से याद रख सकते हो, है ना। आईपी आप जानते हो कि नेटवर्क लेयर का नेटवर्क आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और मेक, आप मेक को ऐसे याद रख सकते हो लाइक सी, और ये डेटा लिंक लेयर से डी, ठीक है। सो सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, आप कैसे भी याद रखो, बस याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज करेक्ट टू डिस्क्राइब द रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको डिस्क्राइब करना है रेगुलर ग्रामर के बारे में। रेगुलर ग्रामर कौन कौन सी है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ऑल प्रोडक्शन रूल्स आर द फॉर्म ऑफ दिस, है ना। ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, और यहाँ पर हमको बोल रखा है ए इज डिराइड एक्स, ठीक है। ए एंड बी आर नॉन टर्मिनल्स और एक्स इज टर्मिनल, तो दिस इज ट्रू। ये अपने आप में रेगुलर ग्रामर है, ठीक है। रेगुलर ग्रामर आर मोर पावरफुल देन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कैन बी एक्सप्रेस एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ऐसा गलत है, क्योंकि देखो रेगुलर ग्रामर जो होती है ना वो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है, सो दैट्स वाई कि वो मोर पावरफुल नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री उससे ज्यादा पावरफुल है। there is a direct correspondence between regular grammar and finite grammar, तो yes this is true, है ना। आप जानते हैं कि रेगुलर ग्रामर ही लैंग्वेज वो है जो फाइनाइट ऑटोमेटा डिफाइन करता है, ठीक है, या वो समझता है, हम कह सकते हैं। रेगुलर ग्रामर कैन जनरेट द लैंग्वेज दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय टाइप ऑफ ऑटोमेटा, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जस्ट बिकॉज क्योंकि रेगुलर ग्रामर जो जनरेट करती है लैंग्वेज विच इज रेगुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय टाइप ऑफ ऑटोमेटा, है ना। हम जानते हैं डीएफए और एनएफए ही रिकॉग्नाइज करता है, तो नॉट नहीं, यहाँ पर एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस में। अगेन जेनेटिक एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आ चुके जेनेटिक एल्गोरिथम, हर एक पेपर में मैं जेनेटिक एल्गोरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, दैट मीन्स जेनेटिक एल्गोरिथम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन बेसिकली आप करते ही होंगे, तो आप इनिशियलाइजेशन करोगे सबसे पहले, कुछ भी चीज शुरू करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे उसको, ठीक है। थर्ड आप उसको सिलेक्ट करोगे, है ना। फिर आप उसको क्या करोगे, क्रॉस ओवर, और फिर लास्ट में म्यूटेशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है और आपको बस दे रखी सारी चीजें, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो मैं आपको डायरेक्टली डिस्कशन करके बता देती हूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ एआई अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज। आप जानते हो नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज के बारे में, जो ह्यूमन लैंग्वेज से कनेक्टेड होती है। क्लियर है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं तो द मेथड ऑफ ट्रेनिंग एल्गोरिथम बाय रिवॉर्डिंग। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, कि अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको रिवॉर्ड्स दोगे, अगर वो बुरा करता है तो आप उसको पनिश करोगे, है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन दी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। दिस इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट फाइंड द हाइपर प्लान, है ना। इसको हम यूज करते हैं हाइपर प्लान के लिए। द बेस्ट सेपरेटेड डिफरेंट क्लासेस इन फीचर स्पेसेस। ठीक है, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज हम हाइपर प्लान के लिए करते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं। इट इज अ सिस्टम, इट इज द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। आप जानते हैं एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने आप में डिसीजन ले सकता है ना, एज ए ह्यूमन एक्सपर्ट। ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर अगेन आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है विच इज बिलोंग्स टू ट्यूरिंग मशीन। ठीक है। तो आपको बताना है ट्यूरिंग मशीन कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले आपकी ट्यूरिंग मशीन में आप क्या करोगे, जो टेप में सिंबल्स दे रखे हैं आप उसको रीड करोगे। ठीक है। सेकंड क्या करोगे, ट्रांजिशन टू न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द करेंट स्टेट। आप उसमें क्या करोगे, ट्रांजिशन मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाओगे, किसके सिंबल जो आपने रीड किया है उसके बेस पे, यानी ए को रीड किया है तो आप उसके बेस पे, ठीक है, उस पे जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेप ये हो जाएगी। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी, राइटिंग द सिंबल ऑन टेप। अब आपको जो टेप, मतलब आप एक्चुअली में तो ऐसे टेप पे वर्क करते हो, है ना। यहाँ पे हमारे पास टेप रहता है इस टाइप का और आप उसके अकॉर्डिंग उस पे वर्क करते हो। तो जो जो सिंबल आपने रीड किया है वो आप उस टेप में राइट करोगे। ठीक है। अब तो थर्ड स्टेप होगी। नाउ फोर्थ स्टेप हमारी हो जाएगी कि मूविंग द टेप हेड लेफ्ट टू राइट। अगेन आप क्या करोगे, उसको लेफ्ट से राइट में मूव करोगे। फिर आप अगेन क्या करोगे, सेम प्रोसेस रिपीट करोगे और फिर आप वापस रीड करोगे और हॉल्टिंग एंड एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द इनपुट। अब यहाँ पे होल्ट होगा या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इनपुट। सो बेसिकली दिस इज लास्ट स्टेप। ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आप क्या करोगे, रीड करोगे सिंबल को टेप में। आप आप क्या करोगे, उसको आप अपने जो उस ट्रांस मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाओगे। फिर आप उस सिंबल को राइट करोगे टेप पर, है ना। फिर आप मूविंग करोगे टेप हेड टू लेफ्ट टू राइट और फिर लास्ट में आप क्या करोगे, हॉल्ट या मतलब रिजेक्ट या एक्सेप्ट होगी आपकी वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो मैं जो कॉलम है अगेन आपको काउंटर और उसकी वर्किंग दे रखी है तो आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करके बताती हूँ और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लेते हैं। एन बिट रिंग काउंटर क्या करता है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ काउंटर जो सर्कुलेटेड करता है सिंगल 1 और 0 बिट अराउंड एन फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन 1 और 0 बिट। क्लियर है। इट काउंट एग्जैक्टली एन स्टेट्स। ठीक है। इसके नाम में एन बिट्स हैं। सो इट मैच विथ एन फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। सिंक्रोनाइज काउंटर की बात करते हैं तो दिस काउंटर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ड्राइवन बाय कॉमन क्लॉक, है ना। तो फ्लिप फ्लॉप जो सिंक्रोनाइज काउंटर होता है वो सेम, देखो यहाँ पर अगर एस से आप रिलेट करोगे ना तो कॉमन यानी सेम एक ही क्लॉक पे ये सब वर्क करेंगे। इट यूजेस यूनिवर्सल क्लॉक फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल जो क्लॉक है उसको यूज करते हैं फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर में हम हर के लिए अलग अलग करते हैं। ठीक है। इन दिस काउंटर द फ्लिप फ्लॉप डू नॉट चेंज द स्टेट एग्जैक्टली द सेम टाइम बिकॉज डू नॉट शेयर द कॉमन। यहाँ पर देखो सिंक्रोनस काउंटर अगर सेम जो आप जानते हो कि वो शेयर कर रहा है तो यहाँ पे हम सेम टाइम पे उसको शेयर नहीं कर रहे। ठीक है। क्योंकि वो सेम क्लॉक सिग्नल को शेयर नहीं करता है। ठीक है। मेन क्लॉक इज अप्लाइड ऑन द फ्लिप फ्लॉप ओनली। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डेसिमल काउंटर के बारे में है। तो डेसिमल काउंटर नाम में ही है कि 0 से लेके 9 तक आप जानते हो किस में होगा। ठीक है। देन रीसेट टू 0, 0 से 9 तक आएगा फिर वापस 0 पे रीसेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेसिमल काउंटर। इट इज ऑल्सो नोन एज डिकेड काउंटर। सो याद होना चाहिए, अगली बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा अगेन आप यहाँ पर। तो एन बिट काउंटर हम किससे रिलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली एन स्टेट्स, है ना। सिंक्रोनाइज काउंटर क्या करता है, सेम सेम के लिए यूनिवर्सल क्लॉक को यूज करता है। ए सिंक्रोनाइज मेन क्लॉक अप्लाइड फॉर फर्स्ट ओनली और डेसिमल के लिए 0 to 9। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है
अरेंज द फॉलोइंग अगेन, पार्सिंग करेक्ट ऑर्डर्स टिपिकली अकर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलर से क्वेश्चन है। तो सबसे पहली प्रोसेस आती है लेक्सिकल एनालाइजर, फिर सेकंड आती है सिंटेक्स एनालाइजर, है ना। थर्ड क्या आती है सिमेंटिक एनालाइजर, फोर्थ क्या आती है हमारी इंटरमीडिएटेड कोड जनरेशन, और फिफ्थ आती है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो इसको आपको बस याद रखना है, लेक्सिकल में हम टोकन को जनरेट करते हैं, सिंटेक्स में हम पास ट्री बनाते हैं, सेमेंटिक में हम क्या करते हैं मीनिंग को चेक करते हैं, ठीक है। और फिर डी मतलब नेक्स्ट आगे क्या करते हैं हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, इंटरमीडिएट एक कोड जनरेशन होता है जहां पर हम कोड जनरेट करते हैं और अगेन आपका कोड ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंपाइलर डिजाइन फेजेस ऑफ कंपाइलर वी कैन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाउ डज रिलेशन डज डेटाबेस इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी। तो जो हमारा जो रिलेशन है वो कैसे इंश्योर करेगा, तो इट इन्फोर्सिंग रूल्स डिफाइन इन द स्कीमा। तो ये इन्फोर्सिंग जो मतलब सारे रूल्स को डिफाइन करेगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी के बारे में, इन द रिलेशनल डेटाबेस डेटा इंटीग्रिटी रेफर द एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। तो इट इज इंश्योर डेटा टाइप कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, है ना, नॉट नल कंस्ट्रेंट। सो दिस इज द मतलब वो इंश्योर करेगा ना, तो टोटली डेटाबेस में इंक्लूड होगा कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो आप रिलेशनल डेटाबेस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वी कैन से दैट कि जब भी आप रिलेशनल की बात करते हो ना, तो आपको रो और कॉलम याद आना चाहिए। तो डेटा ऑर्गेनाइज इनटू टेबल, है ना, टेबल के अंदर हम आप ऐसे रो बनाते हैं और कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम हो जाएंगे, ये कॉलम और ये आप जो बना रहे हो ये हमारी रोज हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोग्रामिंग से। तो आपको देखो प्रोग्रामिंग गिवन है ऑलरेडी, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। तो ये सी प्लस प्लस का कोड है, आप जानते हैं आयोस्ट्रीम हम उसमें यूज करते हैं। नेम स्पेस आपको वर्ड स्वैप वाला फंक्शन गिवन है, इंट, है ना, एड्रेस आपको एक्स और इंट एड्रेस एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। आपने इंट टेम्पररी एक्स को पुट करा है, एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, और वाई को आपने वाई की वैल्यू को टेम्पररी टेम्प में पुट कर दिया, यानी कि हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने पहले पहले हमने उसमें एक्स की वैल्यू डाली, ठीक है। फिर उस हमने एक्स की वैल्यू को वाई की इक्वल बता दिया, और फिर वाई की वैल्यू को हमने टेम्प में डाल दिया, ठीक है, यानी कि हम स्वैपिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि देखो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन क्या बोल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपका मेन फंक्शन है इंट ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 10। तो आपने स्वैपिंग करी तो ए इज इक्वल टू 5 है ना, और बी इज इक्वल टू कितना है 10। तो जब आप स्वैप करोगे ना, तो स्वैपिंग में क्या होगा कि ए इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो कि आप दो बार यहाँ पे स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 5, है ना, और ए इज इक्वल टू 10। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्यूशन बता देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम हटाते हैं तो इसको नीचे देखो, तो जब आप फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे स्वैप का तो बिकम्स 10 और 5, लेकिन सेकंड जब आप अगेन करोगे तो वापस वो ए जो है वो 5 बन जाएगा और बी जो है वो 10 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो आपका करेक्ट आउटपुट क्या आता है 10 और 5, ठीक है, यानी ए की वैल्यू 10 आती और बी की वैल्यू 5 आती, जबकि हमको क्वेश्चन में इंट ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है और बी इज इक्वल टू 10 दे रखा है ना। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो अगेन टीओसी से क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपको डिफाइन करनी है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको तीन वैल्यूज को कंपैरिजन करने के लिए दे तो वो आपका कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर हमको सब सेम दे रखा है, तो हम इसको नोटिस मत करो, आपको सिर्फ इनकी कंडीशंस पे, इसके कंडीशंस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे, देखो आपको दे रखा है आई प्लस के इज इक्वल टू जे प्लस के, यानी कि आपको कितनी कंडीशन बन रही, ओनली 2। तो आपको बस ऐसे ध्यान रखना है कि जहां पर आपको कंपैरिजन करना है लेकिन 2 टाइम्स ओनली, है ना, मतलब आपको एक ही बार में कंपैरिजन करना है लेकिन सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इसको परमिट करती है, ठीक है। सो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आई जे और के एल, ठीक है, अगेन 2 वैल्यूज को कंपेरिजन करना है, सो दिस इज ऑल्सो
क्या हो जाएगी हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री। लेकिन देखो यहाँ पर 3 वैल्यू से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के, सो दिस इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री, दिस इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको के इज नॉट इक्वल्स टू एल दे दिया है, तो ये भी हमारे लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री। नाउ आई जे के और के प्लस आई दे रखा है, तो अगेन आपको 3 कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। तो दैट्स वाई कि यहाँ पर हम वापिस से बोल सकते हैं कि दिस इज बिलोंग्स टू सी एस एल, अगेन 3, है ना। 3 जब आपको 3 कंडीशन से देना, तो आप उसको बिना मतलब बिना कोई देखे आप उसको लगा सकते हो, और आपको ये अगेन दे रखा है, तो टू मच कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर दैट, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत आ रही होगी, और सीएसएल के लिए मैंने आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। तो हैश इंक्लूड, अगेन सी प्लस प्लस का कोड दे रखा है, और दिस इज बिलोंग्स टू इनहेरिटेंस, क्योंकि हमको बेस क्लास दे रखी है और डिराइव्ड क्लास दे रखी है ना, और यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दे रखा है, ठीक है। सो देख लेते हैं इसको क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सी प्लस प्लस में जब बेस क्लास हैज अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने देखा अभी द डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिनेटेड थ्रू द क्लास पॉइंटर। जब आप मतलब जब आप डिस्ट्रक्टर को, जब आपके पास क्लास डिस्ट्रक्टर है, तो वो ऑब्जेक्ट को कॉल्ड तब भी करेगा जब हम किसी को क्लास पॉइंटर को डिलीट कर देंगे, है ना। सो बेसिकली आपको जब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या फाइंड आउट आएगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास एक बेस क्लास आएगी, ठीक है, आपके पास एक बेस डिस्ट्रक्टर आएगा, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन बेस कॉन्स्ट, है ना, फर्स्टली। फिर आपको डिराइव्ड कॉन्स्ट की करेगा वो, फिर डिलीशन करेगा ना, तो वहां पे अगेन डिराइव्ड डिस्ट्रक्शन, है ना, डिस्ट्रक्टर अगेन बेस को डिस्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि आप डिलीशन वहां पे ना, आप अगर कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो तो वो डिस्ट्रक्टर का काम कर रहा है ना। और जब आपको सेम नेम की क्लास होती है तो वो कंस्ट्रक्टर का काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, तो इसीलिए हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट की बेस कंस्ट्रक्ट, पहले बेस को बेस कंस्ट्रक्टर बनेगा, फिर डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर बनेगा, फिर डिराइव्ड को हम डिस्ट्रक्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम बेस को डिस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट मतलब कंस्ट्रक्टर जो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, विच इज सेम नेम ऑफ क्लास, एंड जो डेक्स मतलब यहाँ पे है ना डिस्ट्रक्टर होता है, जो कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं, है ना, वी नीड टू बी डिस्ट्रक्ट इट, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट क्यों करते हैं, कि ऑब्जेक्ट को हम जैसे ही क्रिएट करें हमारा फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देखो मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको बताया था कि जब गेट के पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट, है ना। मैं आपको बता भी सकती हूँ, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप गेट के पीवाईक्यूज वाली सीरीज में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एज इट इज क्वेश्चन बिल्कुल मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखो अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, मेरे को इस वाली सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, इस वाले से कोई लेना देना नहीं, हमको हमको S1 और S2 से काम है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, इसमें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो मैं इसको आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन से बताऊंगी, क्योंकि हम केसेस को सॉल्व करते हैं। तो या फिर मैं इसको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना भी सकते हैं इसको। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ R1 की, और मैं यहाँ पर एक और मैं लिखना भूल गई, हमको T1 T2 T3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट फर्स्ट वाला करके दिखा देती हूँ, सेकेंड वाला आप खुद ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मेरा R1 है, तो R1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये X को रीड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास R3 में Y, तो R3 में क्या आ जाएगा Y, ठीक है। तो हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं R3X, तो अगेन R3, क्योंकि 3 थर्ड ट्रांजेक्शन में आ रहा है, R3X, ठीक है। अगेन R2Y, तो यहाँ पर आप R2Y लिख सकते हैं, R2Y, ठीक है। फिर R2Z, यानी कि अगेन R2 मतलब सेकेंड ट्रांजेक्शन में आएगा R2Z, ठीक है।
फिर W3Y, तो थर्ड ट्रांजेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ W3Y, ठीक है। फिर W3Z, अगेन इसी में आ जाएगा W3Z, ठीक है। फिर R1Z, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ R1Z, ठीक है। वन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं उस वन ट्रांजेक्शन में लिख रही हूँ। W1, यहाँ पर आ जाएगा W1X, ठीक है, तो W1X, ठीक है। और एट लास्ट हमारे पास क्या दे रखा है, W1Z, तो यहाँ पे अगेन W1Z, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। अब अगर मैं बात करती हूँ, मुझे बनाना था यहाँ पे हम 3 ट्रांजेक्शन बनाएंगे, तो आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर बना लिया, एक यहाँ पर बना लिया, और एक मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे T1, T2 और T3, ठीक है। और आपको इसमें ट्रांजेक्शन बताने, तो यहाँ थोड़ा सा मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले अगर मैं R1 की बात करती हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट आपको पता होने चाहिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से करवाया है। तो रीड, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियोस देख लें, तो आपको बेहतर समझ में आएगा गेट के PYQs में, ठीक है। तो रीड, और अगर हम एक्स पे ही देखेंगे सिर्फ, तो हमको यहाँ पे रीड रीड का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीड एक्स और वाई, तो एक्स पे रीड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमको राइट वाले देखने हैं, तो यहाँ पे ये वाई है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट अकर। सो बेसिकली ये कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट अकर नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास राइट वाला नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस पे। तो रीड वाई पे, तो राइट वाई पे है क्या कहीं, इधर नहीं है, ठीक है। राइट वाई पे नहीं है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटाओ, सॉल्व हो गया। रीड एक्स पे कर रहा है, तो आपको राइट पे वाई चाहिए, तो राइट पे वाई ये रहा एक, तो है ना। तो T3 से लेके देखो, यहाँ से लेके ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। सो T3 से लेके हम काय पे जा रहे हैं, T1 पे जा रहे हैं, तो एरो बना देती हूँ मैं, क्लियर है। और ठीक है, और कहीं नहीं है हमारे पास, तो इसको हम, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सॉर्ट हो गया। अब आर वाई की बात करते हैं, तो वाई पे हम देख सकते हैं, तो देखो रीड राइट है ना, और वाई से जो वैल्यूज पे वो रीड राइट कर रहा है, तो T2 से लेके T3 पे हमारा जो है ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, T2 से लेके T3 पे, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर इधर भी देख सकती हूँ, तो आर वाई पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं, वाई पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है राइट की तरफ से, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट ऑल्सो। रीड जेड, तो राइट जेड है क्या, हाँ, तो है कहाँ पर है, 2 से लेके 3 पे, तो 2 से लेके 3 पे मैं बना चुकी हूँ, मैं अगेन नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं, यहाँ पर एक और बार है, देखो T2 से लेके T1 पे ये रहा, यहाँ पे है ना। तो WZ मतलब राइट जेड कर रहा है, तो अगेन T2 से लेके T1 पे मैं बना देती हूँ, तो T2 से लेके मैं T1 पे बना दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा ऑल्सो कंप्लीट हो जाएगा। फिर रीड वाई, तो यहाँ पर वाई कहीं नहीं है, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। फिर राइट जेड और रीड जेड, तो अगेन ये सेम डेटा पे रीड राइट कर रहे हैं, तो T3 से लेके T1, तो T3 से लेके T1 ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, तो मैं इसको अगेन नहीं लिखूंगी। फिर अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा मेरे पास, तो देखो कहाँ गया, ठीक है। तो ये रीड यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। फिर अब कुछ नहीं बचा, अब नीचे है ही नहीं, किससे कंपैरिजन करेंगे। सो दिस इज द ट्रांजेक्शन डायग्राम। तो अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर साइकिल बनती है, तो यहाँ पे कोई साइकिल बन रही है क्या, लाइक दिस है ना, ये यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से, तो कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही है। साइकिल क्रिएट होना मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना, ठीक है। तो अगर साइकिल बनती है यानी साइकिल है, तो नो कॉन्फ्लिक्ट, है ना। लेकिन साइकिल नहीं है, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक कि अगर हमको कहीं घूमने जाना है और अगर हमारे पास कोई साइकिल है, ऑलरेडी हमारे पास साइकिल है, तो हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन साइकिल यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमको कॉन्फ्लिक्ट अकर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको है ना स्टेटमेंट टू वाला आपको खुद से निकालना पड़ेगा, आप खुद से इसको सॉल्व करें तो बेहतर होगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बने, ठीक है। सो देख सकते हैं आप ये सेकेंड वाला, तो जब आप इसको क्रिएट करेंगे ना, तो आपका साइकिल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, आपको दे रखा है हैश इंक्लूड एस, यहाँ थर्ड मतलब
तीसरा क्वेश्चन है जो मैं C++ से इसमें देख रही हूँ, ठीक है। सो हैश इंक्लूड std.h आपको दे रखा है, void फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन है ना, और आपको क्या दे रखा है, और नीचे इंट मेन में आपको कैरेक्टर दे रखा है 1 और 2। तो आपको बताना है कि आउटपुट क्या प्रिंट होगा। तो देखो फंक्शन 1 क्या प्रिंट कर रहा है, 1 और 2, ए और बी, ठीक है। लेकिन फंक्शन 2 देखो किस टाइप से प्रिंट हो रहा है, एड्रेस ए और एड्रेस बी। तो एड्रेस ए 1 2 है ना, और 2 ए। देखो सेकंड आउटपुट कैसे होगा, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सेकेंड वाले को कॉपी करोगे तो चेंजेस हो जाएंगे इनसाइड में, जो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई कि हम इसको क्या कह सकते हैं, 1 2, और फिर यहाँ पे सेकेंड आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉइंटर इन सी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर कैन बी यूज्ड एज एक्सिस ऑफ एरे एलिमेंट्स, डेफिनेटली दिस इज ट्रू, ठीक है। और पॉइंटर्स आर स्टोर्ड एड्रेस, है ना, ये तो पॉइंटर की खासियत है कि वो स्टोर करता है एड्रेस को। पॉइंटर्स आर ऑटोमेटिकली डिफाइंड इन एक्सप्रेशन, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और पॉइंटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सेस द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, तो दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि कैन नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, पॉइंटर कैन बी यूज्ड फॉर एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगाइल प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं। तो अगाइल प्रोसेस मॉडल में हम एक्सट्रीमली प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं और स्क्रम को यूज करते हैं। वहीं वाटरफॉल मॉडल तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको अगाइल में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। स्पाइरल इज बेस्ड ऑन द रिस्क ड्राइवर, ठीक है। और इंक्रीमेंटल में हम हर एक कंपोनेंट्स को इंक्रीमेंट करते जाते हैं, सो दैट इज नॉट बिलोंग्स टू अगाइल प्रोसेस मॉडल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आपको कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको डेफिनेशन सीखने को मिलेगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस कैन बी क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम, तो दिस इज ट्रू, है ना, कि कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में क्या बोल रहा है कि जब एक प्रोसेस है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही टाइम रह सकती है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आर डिजाइन टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट, है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिर्फ डिजाइन किए जाते हैं प्रिवेंट करने के लिए किसको, कॉन्फ्लिक्ट को, और वो इंश्योर करते हैं कि एक प्रोसेस एक बार में एक ही शेयर्ड रिसोर्सेस यूज करे, ठीक है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पे हम क्रिटिकल सेक्शन में उसको एक ही बार में एक ही प्रोसेस को एक ही रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट अक्कर नहीं होगा, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात करते हैं, अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैन बी यूज्ड टू वेरियस एल्गोरिथम टू इंश्योर दैट अ प्रोसेस डू नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शंस साइमल्टेनियसली। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अपने मतलब इसको मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको करेक्ट करने के लिए वो एल्गोरिथम का यूज करती है, ताकि बहुत सारी प्रोसेस एक साथ एंटर ना हो जाए हमारे क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अलाउ करती है मल्टीपल प्रोसेस को एक्सेस इन द क्रिटिकल, तो ये वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाली स्टेटमेंट हमने ट्रू साबित कर दी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम का, तो इसको मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग की बात करते हैं, तो छोटे छोटे यूनिट इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को हम टेस्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग इन द सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेशन टेस्टिंग आफ्टर द यूनिट टेस्टिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले आप यूनिट टेस्टिंग करते हो और फिर आप में इसमें देखते हो कि इसका इंटरेक्शन उसके कंपोनेंट्स के साथ सही से फिट है कि नहीं, वर्क टुगेदर एज एक्सपेक्टेड, मतलब एक साथ वर्क कर रहा है कि नहीं। मान लो आपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स को देख लिया, टेस्टेड कर लिया, और फिर आपने इसको जोड़ के डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो दिस इज मे बी समथिंग रॉन्ग इन दैट इंटरेक्शन, ठीक है। सो सिस्टम टेस्टिंग की बात करते हैं, आफ्टर द इंटरेक्शन टेस्टिंग आपने इंटरेक्शन कर दिया, कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, उसके बाद आप सिस्टम को टेस्ट करोगे ताकि वो अपनी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं, ये हम इंश्योर करेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इट इज बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कस्टमर की एंड पे होती है ना, जब बिजनेस नीड्स टू मीट्स द रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की सारी जो सेटिस्फेक्शन हो रही कि नहीं, उसकी प्रॉपर उसकी नीड्स पूरी हो रही है कि नहीं, तो हम ये चेक करने के लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच इज गिवन प्रोजेक्ट आपको दे रखा है, एस्टिमेट एफर्ट्स
15,000 पर्सन आवर्स और टीम आपको 5 पीपल्स की दे रखी है। कंप्लीट प्रोजेक्ट में आपको 8 आवर्स पर डे मतलब एक करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, आपको 1500 लिखना है और फिर आप क्या करोगे, 8 कितने हैं, आवर्स कितने हैं और पीपल कितने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 5 मल्टीप्लाई 40 और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है। सो दिस इज द सिंपल बेसिक सॉल्यूशन एंड सिंपल बेसिक मैथ्स। बस आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको आपको दिखा देती हूँ इसका फॉर्मूला। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड डिवाइड द टोटल एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन आवर्स। ठीक है। तो 1500 पर्सन थे और 40 पर्सन ओवर पर डे थे। ठीक है। सो थैंक यू।